हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक और एसएमई स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीटा ड्रग्स लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एनएसई के एसएमई बोर्ड में लिस्ट है। और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से मौके मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एनएसई के एसएमई बोर्ड में जो कंपनी लिस्ट होती है उसके नाम के आगे एसएम लिखा होता है। दूसरी चीज़, इस कंपनी का शेयर हमेशा लार्ज साइज में ट्रेड होता है। तो आज की डेट में इस कंपनी का मिनिमम जो लार्ज साइज है 100 क्वांटिटी या उसके मल्टीपल में आप इसको बाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका 1,23,000 के आसपास आएगा। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। तो अब ये एसएमई बोर्ड से निकल करके स्मॉल कैप शेयर ये बन जाएगा और हो सकता है कि 2-4 महीनों में ये कंपनी का जो लिस्टिंग हो एनएसई के मेन बोर्ड में हो जाए और इसमें जो लार्ज साइज वाला चक्कर है वो कम हो जाए और जो कंप्लायंसेस होते हैं वो इसमें बढ़ सकते हैं। क्योंकि एनएसई के एसएमई बोर्ड में जो भी कंपनी लिस्टेड होते हैं उन पे कंप्लायंस ये है कि अपना हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करें। हालांकि कुछ वॉच लिस्ट में मेरे ऐसी भी कंपनीज हैं जो हाफ ईयरली के बजाय क्वार्टरली रिजल्ट भी अपडेट करती हैं, लेकिन उन पे ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसी जो कंपनी जो हाफ ईयरली रिजल्ट के बजाय क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं वहाँ पे वो कंपनी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हैं, अपने इन्वेस्टर को अप टू डेट रखना चाहती हैं, इसीलिए वो हाफ ईयरली रिजल्ट के बजाय क्वार्टरली रिजल्ट भी अपडेट करती हैं। और ऐसी कंपनीज को मैं थोड़ा प्रायोरिटी भी देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी क्वार्टरली के बजाय हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो वो एक अच्छी कंपनी नहीं है। क्योंकि बीटा ड्रग्स लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी की मार्केट कैप 1186 करोड़ है। कंपनी का पी जो है 34 का चल रहा है। इसी के अलावा आरओसी की बात करें तो 33% का, आरओई भी 28% का काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अब चलते हैं डायरेक्ट पीएनएल की तरफ और पीएनएल में देखते हैं कि 2018 में जो 51 करोड़ का रेवेन्यू था वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि मैं कहता हूँ कि एक अच्छी और ग्रोइंग कंपनीज का प्रॉफिट और लास्ट स्टेटमेंट हमेशा ग्रोइंग फेज में दिखना चाहिए। ऐसा ही इनका नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है 7, 8, 9, 12, 25, 31 और 35 टीटीएम में शो कर रहा है। और इसका हाफ ईयरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2022 यानी लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ ईयर में इनका 112 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 141 करोड़ का हो गया। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट जो 16 करोड़ का था वो बढ़ करके 20% सीधे से 25% की ग्रोथ इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि चार्ट पे हमेशा कुछ डेटा पॉइंट्स या कुछ डेट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। 7 नवंबर की डेट है तो 7 नवंबर को इनका हाफ ईयरली रिजल्ट आया था जो फर्स्ट हाफ का होता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इतना अच्छा आया था, इसी वजह से ये शेयर प्राइस देख सकते हैं कि 1000 रुपये का था, तुरंत ये 1500 टच कर गया था और अभी तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी अच्छे लेवल पे 1234 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिस हिसाब से शेयर अच्छा परफॉर्म करा उस हिसाब से वैल्यूएशन भी 34 की है। अब हमें देखना है कि इस कंपनी में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको नोट्स बना कर रखें और ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत कोशिश करें कि इस कंपनी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को जो मैं नोट्स बनाया उसको मैं डिस्कस करूंगा। एक एक चीज़ है उसको डिटेल में डिस्कस करें, तो चलिए वो देख लेते हैं। अगर ये कंपनी की मैनेजमेंट ने जो मार्केट पोजीशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑन्कोलॉजी ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं ये कैंसर से रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज रखती है और उन्हीं उसी जो है मार्केट में इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है और अपने आप को रिप्रेजेंट भी इसी हिसाब से कर रही है कि हम ऑन्कोलॉजी मार्केट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा डर्मा में भी इनका कुछ बिजनेस प्लान है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट में जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन है अभी 10 से 15% का है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में यहाँ से अच्छी बिजनेस इनको मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने 4 बिजनेस सेगमेंट है बताया। पहला है इनका अपना ब्रांड है, इसके अलावा एक्सपोर्ट का जो इनका सेगमेंट है, तीसरा CDMO जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चौथा API है। तो API में ये अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स को ये API भी है वो बेचते हैं। तो ये इस तरीके से इनके 4 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं। तो हर सेगमेंट की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इनका ब्रांड जो अपने खुद के ब्रांड है, इनका प्लान है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में अपनी ब्रांडेड सेल को इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से ये टीम हायर कर रहे हैं और अपनी जो है प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर
एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले सालों में एक स्ट्रांग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने अलग अलग रीजन में अपनी फाइलिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी अब ऑडिट होने वाला है। वो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 सालों के अंदर इनके कुछ प्लांट्स है जिसका ऑडिट होगा। फिर इसके अलावा यूरोप में भी अपने प्रोडक्ट को ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीडीएमओ में बताया कि नए पार्टनर्स ऐड किए हैं, और यहाँ से भी इनको 34% की वाई बेसिस पे इनको ग्रोथ रिपोर्ट हुई। और जो नए अभी रिसेंट कस्टमर या पार्टनर्स जोड़े हैं उनसे फ्यूचर में भी अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा एपीआई का बात करें तो इन्होंने बताया कि ये ऑन्कोलॉजी में साइटोटॉक्सिक प्लेयर हैं जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और ये फार्मूलेशन का इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये तो प्रोडक्ट मार्केट में बेच ही रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट का बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इनके रॉ मटेरियल की जो कांस्टेंट है उस पर ये अपना ही इन हाउस बना लेते हैं, तो डिपेंडेंसी एक्सटर्नल सप्लायर पे कम होती है। इसके अलावा डर्माटोलॉजी सेगमेंट पे इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इनका कैपेक्स करने का भी प्लान है, और यहाँ से अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी है कि यहाँ पे ये अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो इन्होंने बताया कि इनका जो टारगेट है कि आने वाले 3 से 4 सालों में 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करें। अभी इनका रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 5 से 6 करोड़ का है, तो ये समझना ज़रूरी है कि आने वाले 3-4 सालों में ये 10 गुना रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन है जो कि 14 से बढ़ा करके 35 से 40 प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने का टारगेट है। इसके अलावा ये नेक्स्ट ईयर 12 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि इस बार 5 से 6 करोड़ की इनकी एनुअलाइज सेल है। इसके अलावा कैपेक्स का भी प्लान है कि 30 करोड़ रुपए का ये कैपेक्स करें ताकि ये 50 करोड़ या 100 करोड़ की रेवेन्यू फ्यूचर में अचीव कर सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल आउटलुक और मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो इनके सब्सिडी से जो है 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी, उसमें 3.6 करोड़ की इनको सब्सिडी मिली, जिसका इन्होंने यूज़ किया अपने डेट रिपेमेंट का, और वहाँ से इनको बोरोइंग कम हो गई, तो 4 करोड़ इन्होंने अपना डेट रिपेमेंट किया। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताएं तो 8 करोड़ ज़्यादा है अपनी बोरोइंग से, मतलब नेट में ये कैश पॉजिटिव बिजनेस है। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में आए तो बोरोइंग इनकी 15 करोड़ की दिख रही है, उससे ज़्यादा का कैश होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23 करोड़ का है, मतलब कि बोरोइंग 15 करोड़ की है और 23 करोड़ रुपए का कैश है, तो नेट में इनका 8 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस है। इसके अलावा इबिट्टा मार्जिन में ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जब यहाँ से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो इनका इबिट्टा मार्जिन ग्रो कर सकता है। तो करंट टाइम में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 23% का है, तो ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी लोग जो है अगर फ्यूचर में ये किस तरीके से ग्रो कर सकता है, हो सकता है कि आने वाले 1-2 फाइनेंशियल ईयर में ही ग्रो करने लगे, या फिर जब तक कि इस पर्टिकुलर जो 3-4 साल का इन्होंने प्लान बनाया, ये जब तक कि धीरे धीरे ये अपना जैसे ही उनका इस डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में इनका रेवेन्यू बढ़ेगा उस हिसाब से इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव कर सकता है, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ओरल साइज 70 से 80% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और लिक्विड साइज 40 से 50% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि मई के एंड तक या फिर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये माइग्रेट करेंगे मेन बोर्ड में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो छोटे इन्वेस्टर जो स्मॉल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लार्ज साइज़ में थोड़ा सा डील करना टफ होता है। इसके अलावा कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होती है। तो तीसरी चीज़ लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो जब मेन बोर्ड में जाती है तो लिक्विडिटी काफ़ी हाई हो जाती है। जब लार्ज साइज़ का कोई चक्कर नहीं होता तो डेली बेसिस पे आप जितनी क्वांटिटी चाहें बाय और सेल कर सकते हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इस तरह की कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी ने टारगेट बनाया है कि FY26 तक 450 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करे। ऐसे ही इन्होंने मार्च क्वार्टर में ही बताया था कि तब इनका जो है 227 करोड़ का रेवेन्यू था, और इतनी ज़बरदस्त लास्ट क्वार्टर ग्रोथ हुई, इसी वजह से ये शेयर प्राइस इतना अच्छा परफॉर्म कर गया। हालांकि इन्होंने कहा कि अब हमारा जो इंटरनल टारगेट है कि हम ये जो 450 करोड़ का है वक्त से पहले ही हम इतना रेवेन्यू अचीव कर पाएंगे, और FY24 के लिए भी 290 करोड़ का टारगेट प्लान बनाया। अभी TTM में करें 256 करोड़, यानी जो अभी रिजल्ट आएगा लास्ट ईयर 115 करोड़ का जो रेवेन्यू था वहाँ पे
करीब करीब 140-45 करोड़ रुपए के रेवेन्यू यहाँ पे हमें दिख सकता है और नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि हमने नई टीम हायर करी है, ह्यूमन रिसोर्स अपना नई टीम बिल्डअप कर रहे हैं, यहाँ से हम 25-30% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है। तो दोस्तों ये ग्रोथ ट्रिगर्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग दिन भर यूट्यूब पर नए नए कंपनीज़ के रिव्यूज़ देखते रहते हो, लेकिन फिर भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को आप ऑप्ट कर सकते हो। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जहाँ हमारा काम ही है मार्केट में अच्छी कंपनीज पे रिसर्च करके आपको स्टॉक्स बताना। और ये जो पर्टिकुलर सर्विस है, इस पर अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो चलते हैं स्टॉक ट्रिगर्स क्या। देखिए मेरा इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स का प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक तो इनकी जो करंट टाइम में ग्रोथ हो रही है, जो इन्होंने FY26 तक FY23 के कंपेरिजन में रेवेन्यू को डबल करने का प्लान बनाया, उस वजह से इनकी करंट टाइम में वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड है। लेकिन दो चीज़ है, एक तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 23% से बढ़ करके आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, या फिर मैं कहूँ कि हाफ ईयरली जब रिजल्ट आता है, तो वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है, थोड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूव, ये 25, 28, 30 पहुँच जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़, ये डर्मा वाले में जो इतना ज़्यादा अपना बुलिश है कि यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा खासा 10 गुना का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस, तो ये सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इसको हाफ ईयरली बेसिस पे या जब भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसको मैं क्लोजली ट्रैक करूँगा, उसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट डिसाइड करूँगा। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी को बस वॉच लिस्ट में लगा के रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शेयर अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन शेयर अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमें ग्रोथ ट्रिगर्स जब प्रॉपर दिखे कि इस कंपनी में अब टाइम आ गया, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं अपने इन्वेस्टमेंट का क्या चीज़ प्लान कर रहा हूँ। इसके अलावा आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना व्यू ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।